के केस के हवाले से भी बात करेंगे। इकॉनमी, अब जो ताजिर दोस्त स्कीम थी वो भी नहीं चल पाई और अब एक्सटेंशन की बात हो रही है। ये कोई तरीका है कि ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाए, या फिर जो नॉन फाइलर्स के लिए मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद की जा रही हैं, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, किसी को भी नहीं पता कि बेस्ट तरीका क्या है, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हमने कोशिश की थी कि बिलों के साथ बिल ले लें, बिजली के, वरना बिल काट देंगे आपके दुकानों के। जब उस वक्त में था तो एनटीडीसी के सिस्टम में 22.5 लाख दुकानदार थे, 20,000 टैक्स देते थे, ये जाती थी, हमने वो किया। और कोई इतना सियासी प्रेशर नहीं होता, ये इंटरनल मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी जिसकी वजह से ये फ़ैसला वापस लिया गया। और मैं अब भी समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब को किसी से नहीं मिलना चाहिए। आपने इनकम है, आपको टैक्स देना है। आई विल नॉट मीट एनीबडी। मुझे पता है कि ये कौन कौन लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, किसी से नहीं मिलना चाहिए, ये टैक्स लगा देना चाहिए। ये जो वफूद जाते हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, किसी से ना मिले, जहाँ टैक्स है इनकम में टैक्स। आप 4,000 रुपये लेना शुरू कर दें, 4,500 रुपये फ़ी दुकान। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये जाएँ कि देखो हर दुकान बराबर नहीं होती है। एक आदमी सोनार की दुकान लेके बैठा है, उसकी करोड़ों रुपए की सेल्स है। एक राशन की दुकान लेके बैठा है, उसकी कम है। 4,500 सब पे हो जाए, फिर आप सोनारों को बुलाएं, जो मैं कोशिश कर रहा था। उसके बाद आप कार डीलर्स को बुलाएं, आप फर्नीचर स्टोर्स को बुलाएं, ये जो महंगे महंगे डिज़ाइनर्स हमारी बहनें और भाई जो करते हैं काम, उनको बुलाएं। उनके ऊपर आप अलग अलग उनको टैक्स रजीम में ले आएँ, फिक्स टैक्स में रखें। आई डोंट वांट देम टू बी हरास्ड। फिक्स टैक्स में रखें, बिजली के बिल से अलग कर लें, लेकिन उनकी बिजली नहीं होगी और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और एक रजिस्ट्रेशन का उधर एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, वो नहीं होगा। और कुछ दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। अगर कुछ भाई हजरात, हमारे बहन भाई कुछ जेल में जाते हैं तो जाएँ, लेकिन ये कि मतलब आई मीन रिट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी इम्पोज्ड हियर। सर, अभी हम जब एक बड़ी तफसीली ट्रांसमिशन कर रहे थे पाकिस्तान क्लिक कर डालो, तो उसमें ये बात भी हुई कि अगर कोई स्ट्राइक करता है करने दें। जो फॉर्मल सेक्टर में आ गया, जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, लोग वहाँ से जाके बाय कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली खुद ही खुलना शुरू हो जाएंगे। शायद भाई 2 दिन भी स्ट्राइक नहीं चलेगी। ये सब झूठी बातें होती हैं। आपको याद है कि जब MQM अपने उरूज पे होती थी कराची में और स्ट्राइक करवाती थी और एक दिन पहले फायरिंग होती थी और सब कुछ आपको पता है, उस दिन भी शाम को 4 बजे दुकानें खुल जाती थी। दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता दुकान बंद करना, उसको अपनी सेल्स करनी है। एक मार्केट में एक दुकान खुल जाएगी तो सारी दुकानें खुल जाएंगी। सो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि एक दिन की स्ट्राइक कोई नहीं करा सकता। ये कौन लोग हैं जो ये करवा सकते हैं? ये सिर्फ ये कि एक वज़ीर को चमचागिरी करके दूसरे वज़ीर को लेकर तीसरे वज़ीर के पास पहुँच जाने वाले लोग हैं। ये जॉबर्स हैं, इनसे आप मिले भी ना। मगर मिलना तो पड़ता था, डार साहब को भी मिलना पड़ता था, आपको भी मिलना पड़ता था, तो क्या कौन कहता था फिर मिलने को? लोग कहते थे मिलने के लिए ना। अब आप ना मिलें, मतलब बहुत मिल लिए। देखें मेरी बात सुनिए, बट जब आप ये कह रहे हैं कि ना मिले, देखें 50,000 रुपये जिस इंसान की तनख्वाह है इस मुल्क में, उसको महीने की उसको तनख्वाह टैक्स देना है। लाख रुपए के ऊपर आप 10% टैक्स ले रहे हैं। वो तनख्वाहदार जो लाख रुपए के टैक्स दे रहा है, वो क्या गरीब नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या सिर्फ दुकानदारों के बच्चे हैं? कि मतलब कि जिद है कि आपने टैक्स नहीं देना है? आपके जो रोड है, जिस रोड पे गाड़ी चल के दुकान पे जाता है, वो रोड तो हुकूमत के पैसों से बना है ना। जो स्ट्रीट लाइट है जिसकी वजह से लोग सेफ्टी फील करते हैं और रात में चल के दुकान से जाके अंडा डबल रोटी खरीदते हैं, वो तो हुकूमत के पैसों से लगा है। तो जब हुकूमत के पैसों से लगी हुई इन चीज़ों की वजह से तुम्हारा कारोबार चल रहा है तो टैक्स दो। ये कौन सी मुहिब वतनी है कि जिसके अंदर आप बोलेंगे मैं टैक्स नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपको आके मिठाई दे दूंगा? वैसे, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं कि ना मिले और लगा दें, तो आपको ये अथॉरिटी और पावर फील हो रहा है कि है फाइनेंस मिनिस्टर के पास इस वक्त एज ऑफ नाउ कि वो कर दें, ये काम तो हो जाएगा? इस फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने देखा है, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और इनको मीटिंग में बुलाते थे तो ये लगी लपटी बातें नहीं करते थे। ये बात कर देते थे, जो होती थी, जो बुरी बात होती थी वो कर देते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने और दीगर के सबों के सामने। और ये कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका कोई पॉलिटिकल पीछे से बैकग्राउंड तो नहीं है। आप ये कर दें बस, ठीक है। यू नो, यू आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही इज़ हेयर फॉर, अल्लाह करे रहे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यू मेक अ डिफरेंस। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस देन मूव आउट। अगर आप दुकानों पे भी टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर बेकार है। फिर मैं आपको बताऊँ, ना IMF होगा ना कुछ होगा, तो आप कर दें। आप मतलब मिल लें, आप मतलब उनको एक मरतबा चाय की प्याली पिला दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से वो हो चुका है, लेकिन आप ज़्यादा निगोशिएट नहीं करना चाहिए। 4,500 रुपये या जो भी इन्होंने फैसला किया वो पैसा तो लेंगे, उसके बाद अगली बात करो। और ये जो है कि नॉन फाइलर्स अगर आप हैं तो आपकी सिम बंद की जाएगी, आइडेंटिफाई भी कर लिए, नाम भी PTA को भेज दिया गया, ये ठीक है? अगर वो नॉन फाइलर्स हैं और उसके अंदर उनकी आमदन है तो ठीक है। अगर वो नॉन फाइलर हैं, मिसाल के तौर पर एक खातून है जो कि नॉन फाइलर है लेकिन उसका शौहर फाइलर है और वो फैमिली के लिए टैक्स भर रहा है, तो फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन आप सिम ही बंद कर रहे हैं ना, कौन सी आप उनको 5 लाख जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो फिर वो इस बुनियाद पर आइडेंटिफाई किए गए कि उन्हें होना चाहिए। कम अज़ कम फ़ोन तो बंद करें ना, उसके बाद तो आप मतलब पासपोर्ट देना भी बंद कर दें उनका।
सब। और इस सारे सिनेरियो में अब ज़ाहिर है जब बातें आगे बढ़ रही हैं, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जब आप लास्ट प्रोग्राम में आए थे उस वक्त आपने भी कहा था स्टेट बैंक ने $5.5 अरब मार्केट से बाय किए, ये खबर आई। हमारे रिजर्व्स $8 अरब पर रहे, हालांकि हमें जो टारगेट था उससे कम बैरूनी कर्जे मिले हैं, मगर उसके बावजूद मार्केट से बाय करने की वजह से हमने यूरो बॉन्ड पे किया, रिजर्व्स भी मेंटेन रहे, रीपेमेंट्स किए हैं। सही पॉलिसी है ये? क्योंकि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जी बेहतर था कि रुपए को आप अप्रिशिएट करने जाते थे, वो 250 से नीचे आता, महंगाई का प्रेशर नीचे आता, इकोनॉमी ज़रा बेहतर होती। 2018 में भी मैंने तारिक बाजवा साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि यार डॉलर ख़रीदने शुरू कर दो, रोज़ के $10 मिलियन ख़रीद लो। तो वो कहते थे यार मार्केट बहुत टाइट है ये वो, लेकिन वो दूसरी बात समझते नहीं थे कि यार डॉलर को बढ़ने दो, ठीक है। वो हम जिद में थे कि नहीं, हमने डॉलर को नीचे रखना है। तो आपको डॉलर ख़रीदने ज़रूरी हैं जब आपके रिज़र्व 8 बिलियन के होते। अगर ये डॉलर नहीं खरीदते आज, और बाय द वे 5.5 बिलियन ग्रॉस खरीदे, उसके बाद बिलियन इन्होंने मार्केट में बेचते भी हैं। स्टेट बैंक ऑलवेज सेल्स एंड बायज देमसेल्व्स, तो 4.5 बिलियन इन्होंने लिए हैं। अगर ये डॉलर नहीं खरीदते और हमारा रिज़र्व अगर 3 बिलियन पे आ जाता, तो ये मार्केट आज हो जाती है $340 बिलियन की। 8 बिलियन भी बहुत कम नंबर है, 10 बिलियन से नीचे रिजर्व नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये $8 अरब का नंबर जो सर्टेनिटी दे रहा है तो 280 पर है। अगर ये $8 अरब की जगह मार्केट में ना उठाते और 3 अरब पे जाता तो अनसर्टेनिटी 340 पे ले जाती। 340 पे ले जाती। फिर उसके बाद आपको जब डिफ़ॉल्ट नज़र आना पड़ता है ना, तो फिर कहीं हर जगह से डिमांड निकल आती है। फिर आपके पास कोई 50 लाख रुपए भी सेव होते हैं तो आप बोलते हैं डॉलर ख़रीद के रख लो। फिर जो आप डॉलर होता है वो पाकिस्तान नहीं भेजते, अगले महीने भेज लेंगे पाकिस्तान, अगर आपकी वालदा को कोई घर बनी खरीदना है। तो डिमांड में बड़ी डिसरप्शन आ जाती है, डॉलराइजेशन होना शुरू होती है। आई थिंक दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। और मगर ये जो बात की जा रही है कि जी वन टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ट्रांसफर ज़्यादा बेहतर थी, रेमिटेंसेस बेहतर थी, ईद का मामला था, आगे जाके फिर प्रेशर्स क्रिएट होंगे। मगर $1 अरब अब IMF से आ जाएगा, $9 अरब से अगर हमारे रिजर्व जाते हैं ऊपर, आपको लग रहा है ऐसे इन्फ्लोज हैं कि हम $10 अरब का कम से कम लेवल क्रॉस करें, डबल डिजिट में तो हमारे रिजर्व्स और स्टेबिलिटी नजर आए? हो सकता है कि इन्फ्लोज हों, हो सकता है कि ना हों। देयर आर सम इश्यूज नाउ विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान इज़ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, गैस और बिजली पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सारे ममालिक से, जो पेयर ममालिक हैं उससे गैस भी हम सबसे महंगी बेचते हैं, बिजली भी, और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कुछ कम हो रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी कम होती है तो फिर प्रेशर आ जाएगा। और अगर आप रुपया मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, आप डॉलर ख़रीदने उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप रुपए की कोई कहीं पर वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद 1-2 नेगेटिव स्टेटमेंट IMF के भी आएंगे तो फिर अनसर्टनिटी होगी। तो अगर आप रैशनल पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, डॉलर खरीदते रहे, अगर मार्केट में आपको जगह मिलती है बिल्कुल खरीदते रहें। 10, 12, 15 यार, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर $10 बिलियन भी ना हो तो थोड़ी सी शर्म की बात तो है। जाहिर है रिजर्व्स तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए 10 के, मगर डबल डिजिट में भी नहीं है तो बिल्कुल शर्म की बात है। वो भी दोस्त ममालिक ने बहुत सारे पैसे रखवाए हुए हैं। 8 बिलियन के रिजर्व के सामने 9.5 बिलियन दोस्त ममालिक ने एग्जैक्टली, तो नेगेटिव हो गए हम। और इस सारे माहौल में एक और चीज़ ये हुई कि स्टेट बैंक ने, हालांकि शरह जो महंगाई की शरह है वो नीचे आ रही है, मगर उसके बावजूद शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा, जिस पर एक तनकीद ये हो रही है कि जी इसको नीचे लाना चाहिए था। नीचे लाएंगे तो खुद फिस्कल स्पेस भी बनेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगा। मगर दूसरी तरफ ये कि कॉशियस ही रहें, अगला IMF का प्रोग्राम आ रहा है, सही है अगर स्टेट बैंक कॉशियस रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये स्टेट बैंक का गलत फैसला था। IMF ने भी इनको ये कहा था कि नहीं कम करो, तो IMF से इनको आर्ग्यूमेंट करनी थी। देखिए ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने जो है ना, जब डार साहब के कहने पे 5 महीने तक करेंसी को फिक्स रखा था 229 रुपये पे, और स्टेट बैंक से और दुनिया से आप झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम तो क्रेडिट करने दे रहे हैं, भाई इत्तेफाक है कि 229 पे 5 महीने, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में कि IMF इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये वो, तो ये क्रेडिबली बात नहीं कर सकते कि यार हमको ये करने दो। दूसरा ये कि IMF जो है ना, उसको भी ग्रोथ की कोई परवाह नहीं होती, उनको पैसे वापस चाहिए होते हैं। आई थिंक दे हैव मेड सिग्निफिकेंट मिस्टेक हियर, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। पाकिस्तान में मार्च का इन्फ्लेशन 18% था, लेकिन मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा था 1.7%, लेकिन उसके अंदर भी रमज़ान का इफेक्ट शामिल था। अप्रैल के नंबर जो कि हमारे पास अभी नहीं आए लेकिन स्टेट बैंक के पास हैं, वो उससे भी अच्छे नंबर्स थे। 17 से 18%, 17% से शायद 16 था, और लेकिन वो मंथ टू मंथ नंबर अच्छे थे। अगर आप पिछले 4 महीने के मंथ टू मंथ नंबर देखें तो हम 12-13% इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं। अगर 12-13% इन्फ्लेशन पे पिछले 4 महीने के अंदर इन्फ्लेशन हुई है तो आई थिंक कि थोड़ी सी आप कमी कर सकते थे। और दूसरी नुकसान ये होता है, देखें जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करते हैं, वो सही बात है। आई अंडरस्टैंड कि ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है, एंड दिस इज हाउ, एंड स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता, नहीं, पाकिस्तान में भी उसी तरह होता है जिस तरह दुनिया में होता है।
जब होता यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो 80% बोरोइंग करता है, जो हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान कोई खर्चे कम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और अगर आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ रही है तो औरंगजेब साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कोई खर्चा कम कर दें। वो खर्चे कम नहीं होते, खर्चे वहीं रहते हैं, आपकी सिर्फ डेट रीपेमेंट बढ़ जाती है। जब आप डेट रीपेमेंट बढ़ाते हैं, जब आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है तो आपको और कर्ज लेना पड़ता है। वो कर्ज बैंक तो नहीं देते आपको, क्योंकि बैंक को वैसे ही डर लगा हुआ है, रोज कहीं ना कोई लोग बोलते हैं रिस्ट्रक्शन की बात, तो बैंक स्टेट बैंक के ओएमओ से पैसे लेके देते हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ रही होती है। दी ओनली वे टू बैलेंस मनी सप्लाई नाउ इसके आपने प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी सरप्लस में बदल गया है। मतलब आपने प्राइवेट सेक्टर को मार दिया है। लेकिन 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं और 1 करोड़ आदमी वर्ल्ड बैंक कहता है और जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रोथ की बात सोचनी है, जिस मुल्क के अंदर 2.5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो आई एक्चुअली डिसएग्री विद दिस डिसीजन। आई थिंक कि अ कॉशियस सिग्नलिंग इन द मार्केट ऑफ 1% डिक्रीज वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट रिस्पांस। जब कम होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इनकरेज होगा, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होंगी, उनके पास भी फिस्कल स्पेस आएगा, ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, मगर फिर वो जो खतरा है कि जी ग्रोथ की तरफ जैसे ही थोड़ा सा भी हम बढ़ना शुरू करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रेशर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी तो ये ना कि जब आप थोड़ा सा 1% कम करेंगे तो हुकूमत की डेट सर्विसिंग कम हो जाएगी। अगर हुकूमत ने 40,000 अरब रुपया लिया हुआ है तकरीबन वेरिएबल रेट पे, तो 1% वहाँ पे इसका हुकूमत की डेट सर्विसिंग कम हो जाती है, तो वो अच्छा हो जाएगा। 5% से कम हो जाएगा, 20% लेस से एवरेज डेट है तो 19 हो जाएगा। और 1% आप कम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। बहुत अरसे तक आपने 22% रखा हुआ है और 24% प्रैक्टिकली, तो थोड़ी सी एक आप फ़ज़ा के अंदर बेहतरी ला सकते थे। 1% पे कोई क़यामत आई है, ये ना कम करने से, ना क़यामत आ जाती कम करने से। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे IMF हमारी इतनी और मसाइल मान जाता है, अगर आप ये कर लेते ना, अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी होती ना। औरंगजेब साहब नए आए हैं, गवर्नर साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं मादरत के साथ कहता हूँ कि इन्होंने जो पिछले फैसले हैं वो बहुत गलत फैसले हैं। लिहाजा पिछले साल जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, लिहाजा ये नहीं कर मना सके IMF से। लेकिन यहाँ पे 1% आपको कम करना चाहिए। तो गवर्नर स्टेट बैंक अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वैसे भी उनको प्रोग्राम में दावत देते रहें कि वो आएँ और इस हवाले से बात करें। मगर क्या IMF का आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर IMF के साथ हमने अगला प्रोग्राम अभी निगोशिएट करना है कि वो कहता कि जी आपने शरह सूद क्यों कम कर दी, ऐसा कोई इशू नहीं होता IMF के साथ? बिल्कुल इशू हो सकता था, लेकिन आप IMF से बात करें ना। IMF को आप ये समझाएं कि यार ये चीज़ जो है वो करनी है। IMF को भी समझाना इतना आसान नहीं होता है। और कोई IMF जो है वो सहीफ़ा नहीं है ना, उनको ही सिर्फ इकनॉमिक्स आती है, बाकी लोगों को भी आती है। लेकिन आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, और हो सकता है की भी हो। लेकिन जब क्रेडिबिलिटी आपकी खुद की होती है तो आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इनकी आर्ग्यूमेंट जो थी मेरे ख्याल से ये सही नहीं थी, वीक थी। IMF को ये भी डर है कि एक प्रेशर IMF ने ये भी इनके ऊपर रखा हुआ है कि बिजली गैस के अंदर सर्कुलर डेट आप कम करें, और शायद इनको ये भी डर है कि इसकी वजह से शायद कीमतें और बढ़ें, तो वो भी डर है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि 1% नॉट कि क़यामत आ गई ना करने से, लेकिन कर लेते तो बेहतर था। वैसे साथ में अब लाउड साहब कह रहे हैं PI प्राइवेटाइज करने की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। एक तो बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज हो रही है, मगर ये बात आप मानते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं? बिल्कुल नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि पब्लिक कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में यही होता है। आपने अगर PIA को प्राइवेटाइज करना है, थोड़े से शेयर हुकूमत में रहने दें। 90 अरब रुपए का तो आप नुकसान कर रहे हैं, तो आप PIA को बेच दें, और हुकूमत चाहे तो थोड़े से शेयर रख ले। स्टील मिल आप बेच दें, हुकूमत चाहे तो थोड़े से शेयर रख ले। तो पब्लिक प्राइवेट मतलब लेस्को जो है वो बेच दें। पाकिस्तान राइट नाउ इज सेलिंग दी मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स अमंगस्ट मोस्ट पीयर कंट्रीज, इंक्लूडिंग some countries in Africa, including all countries in South Asia। हर साउथ एशिया के मुल्क से हमारी बिजली महंगी है सनत को। मलेशिया, इन सब दूसरे ममालिक हैं, इनसे भी महंगी है, वियतनाम, कम्बोडिया से, और अफ्रीका के कुछ मुल्कों से महंगी है। पाकिस्तान की जो इंडिजिनस गैस है वो भी हम इन तमाम ममालिक से महंगी बेचते हैं। LNG जो है वो भी हम, थाईलैंड मिसाल के तौर पे वो भी पूरी LNG इंपोर्ट करता है, हम $14 की बेचते हैं, $14.5 की, ये $12 की बेचते हैं। एक साउथ अफ्रीका मुझे मिला जो हमसे महंगी LNG बेचता है $17 की। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उधर हमने महंगाई कर रखी है। अगर आप उधर निचकारी नहीं करेंगे तो आप किस तरह बेनिफिट लाएंगे? हमने PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, हाइब्रिड्स, टेम्प्रेरी केयर टेकर, लॉन्ग टर्म केयर टेकर, शॉर्ट टर्म केयर टेकर, सारी हुकूमत देख ली ना, हमने बेहतरी नहीं देखी ना, निचकारी करके देख लो। अब आप, मुझे लगा आप रीइमेजिन करने की तरफ जा रहे थे जब आप सबकी बात कर रहे थे। और स्टील मिल के बारे में तो फवाद साहब ने बाकायदा कहा कि जी हमने तो इसको अब प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से भी उस ज़माने में हटा दी। जब उन्होंने कहा वायबल ही नहीं है, एक्सपेंशन करना वायबल नहीं है, इतने में तो नई मिल लग जाती है और वो बड़ी एक्सपेंशन। आप समझते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई भी? स्टील मिल के पास 19,000 एकड़ ज़मीन थी, अब 8,000 एकड़ रह गई है। 2000
एकड़ स्टील मिल की ज़मीन पे इलीगल कब्जा हो गया है, जबकि स्टील मिल के पास अपनी पुलिस है, ठीक है। 2-4 हज़ार एकड़ पे उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी बना दी है अपने उसकी एम्प्लॉयज़ की, और कुछ 5,000 की स्टील मिल है और कुछ 2-4-6 हज़ार एकड़ और ज़मीन रह गई है। ज़मीन इज़ दी ओनली एसेट लेफ्ट। अदरवाइज़ ये जो 1960-70 की दहाई का रशियन स्टील मिल है, उससे सस्ती आज चाइनीज़ मिलें लगती हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, ये शेरशाह में बिकेगी लोहे के भाव पे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा तो अब ये पीटीआई वाले हमारे दोस्त बोलेंगे मिफ्ता इस्माइल शेरशाह में बेचने की बात कर रहा है। जैसे मैं कहता था कि पीआईए कोई फ्री में भी नहीं लेगा, तो मेरे ऊपर रोज़ वो बात करते थे, बेच के दिखा दो फ्री के अंदर पीआईए को। जब तक आप डेट ख़त्म नहीं करेंगे तो नहीं बेच सकेंगे। समझ लोगों को होती नहीं है, तनकीद का शौक होता है। तो स्टील मिल की कोई वायबिलिटी नहीं है। यू कैन जस्ट सेल द लैंड और यू कैन आस्क समबडी के यार तुम आके चला लो। देयर इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बट एक मरतबा सिंध हुकूमत को बेचने की ट्राई कर चुके हैं। सिंध हुकूमत पहले मना कर चुकी है $1 में बेचने के। तो अब मतलब ये फिर से ये ना करना चाहिए, स्टील मिल से जान छुड़वा लेनी चाहिए।